दोस्तों, आज का हमारा जो टेस्ट का टॉपिक है वो है न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है जो भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्राप्त है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा जो है भारत के संविधान में अमेरिका से ली गई है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन। प्रश्न नंबर 2 है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? हमको बताना है कि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है। ऑप्शन है न्यायपालिका द्वारा कानूनों की समीक्षा और उन्हें असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति। बी है न्यायपालिका द्वारा सरकार को सलाह देना। सी है न्यायपालिका द्वारा संसद के फैसले को लागू करना। अथवा डी है न्यायपालिका द्वारा नए कानून बनाना। तो इसमें से बताना है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है, कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर ए न्यायपालिका द्वारा कानूनों की समीक्षा करना और उन्हें असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32 और 226, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 141 और 142, उपरोक्त सभी। तो इसमें बताना है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है। तो इसमें अनुच्छेद 32 में भी है, 226 में भी है, अनुच्छेद 13 में भी है, 141 में भी है, 142 में भी है, यानी उपरोक्त सभी इसके लिए सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत में किस न्यायालय को प्राप्त है? ऑप्शन है जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, केवल सर्वोच्च न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय। तो इसमें से जो सही उत्तर है बी यानी कि उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 232 के तहत प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कार्यपालिका को मजबूत करना, बी है विधायिका को सर्वोच्च बनाना, सी है संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना और डी है प्रशासनिक शक्तियों को बढ़ाना। तो भारत बताना है इसमें से कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर है संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है कि संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना ही न्यायिक पुनरावलोकन का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा सबसे पहले किस देश में लागू की गई? सबसे पहले किस देश में लागू की गई? तो इसमें इसको हमने एक बार पढ़ा है, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका में लागू की गई। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया किस ऐतिहासिक मामले में पहली बार लागू की गई थी? कौन सा ऐसा ऐतिहासिक मामला था जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया लागू की गई थी? पहला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, दूसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, तीसरा है मिनरवा मिल्स बनाम भारत राज्य संघ 1980, चौथा है शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। तो इसमें से बताना है न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया किसमें लागू की गई थी। तो इसका सही उत्तर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की सीमा कौन तय करता है? न्यायिक पुनरावलोकन की सीमा कौन तय करता है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये जो होते हैं ये न्यायिक पुनरावलोकन की सीमा तय कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीमित है क्योंकि? अब ऑप्शन है संसद सर्वोच्च है, संविधान में स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख नहीं है, न्यायपालिका विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और डी है न्यायपालिका केवल संवैधानिक मामलों की समीक्षा कर सकती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? डी यानी कि न्यायपालिका केवल संवैधानिक मामलों की समीक्षा कर सकती है, केवल। इसीलिए कहा गया है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति
सीमित है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 142। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस मामले में पहली बार स्थापित की गई थी? तो इसमें से बताना है, ठीक है। इसमें से बताना है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस मामले में पहली बार स्थापित की गई थी। वो तो स्वतंत्रता प्राप्त की बात जो हमने देखा कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सबसे पहली बार स्थापित की गई थी। उससे पहले भी जब स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं हुई थी, उससे पहले भी न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा स्थापित की गई है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऑप्शन है मारबरी बनाम मेडिसन 1803, ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1954, रो बनाम बेड 1973, यूनाइटेड स्टेट बनाम निक्सन। मतलब ये प्रश्न का मतलब ये है कि पूरे विश्व में जहाँ भी सबसे पहली बार न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा स्थापित की गई थी वो बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि मारबरी बनाम मेडिसन 1803 में सर्वप्रथम न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा स्थापित हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन की सीमा को स्पष्ट करने वाला प्रमुख मामला कौन सा है, जो कि न्यायिक पुनर्विलोकन की सीमा को स्पष्ट करता है? ए है केशवानंद भारती मामला, बी है अयोध्या मामला, सी है मनुस्मृति मामला और डी है शाह बानो मामला। ऑप्शन नंबर ए यानी कि केशवानंद भारती मामला जो है ये न्यायिक पुनर्विलोकन की सीमा को स्पष्ट करने वाला प्रमुख मामला है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बताना है। ए है कार्यपालिका के अधिकारों को सीमित करना, बी है विधायिका के कार्यों की समीक्षा करना, सी है संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना और डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है इसका ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि कार्यपालिका के अधिकारों की रक्षा भी करता है, विधायिका के कार्यों की समीक्षा भी करता है, संविधान की सर्वोच्चता को भी बनाए रखना। ये तीनों उद्देश्य जो है न्यायिक पुनर्विलोकन के उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन को कमजोर करने वाला 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? तो बताना है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था, क्योंकि उसने न्यायिक पुनर्विलोकन को कमजोर किया था। तो ऑप्शन है 1975, 1976, 1977, 1978। तो इसका सही उत्तर है 1976, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ था। इसने न्यायिक पुनर्विलोकन को कमजोर किया था और अन्य भी संवैधानिक संशोधन किए गए थे। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है, लघु संविधान। अगला प्रश्न है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 मामले में न्यायपालिका ने क्या फैसला दिया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 मामले में न्यायपालिका ने क्या फैसला दिया था? ये है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की अनुमति नहीं है, बी है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने से रोका गया, सी है संविधान में संशोधित करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया और डी है न्यायपालिका की शक्ति सीमित की गई। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर बी, यानी संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने से रोका गया। किस केस में? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के केस में, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रयोग किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रयोग किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32, 44, 124, 280। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 मामले में न्यायालय ने क्या फैसला दिया था? कौन सा मामला था? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। इसमें न्यायालय ने क्या फैसला दिया था? ऑप्शन है, न्यायिक पुनर्विलोकन असंवैधानिक है, संसद की शक्ति असीमित है, न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, कार्यपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी जानी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, ऐसा फैसला दिया गया था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। अगला प्रश्न है, किस न्यायाधीश ने कहा था कि संविधान की आत्मा न्यायिक पुनर्विलोकन है? संविधान की आत्मा न्यायिक पुनर्विलोकन है। जस्टिस एच.आर. खन्ना, जस्टिस पी.एन. भगवती, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस आर.एस. पाठक। तो किसने कहा था कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान की आत्मा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी जस्टिस पी.एन. भगवती ने कहा था कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान की आत्मा है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता? कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया? ऑप्शन है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 368। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में कहा गया कि कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत न्यायपालिका क्या कर सकती है? ऑप्शन है, असंवैधानिक कानून को रद्द कर सकती है, नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, कार्यपालिका के निर्णयों को निरस्त कर सकती है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत न्यायपालिका असंवैधानिक कानून को रद्द भी कर सकती है, नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप भी कर सकती है और कार्यपालिका के निर्णयों को निरस्त भी कर सकती है। तो ये रहा न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब मिलते हैं इसी प्रकार के अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।